acquisition of various skills required for optimal functioning of an individual. समझिए इसको. लुक, मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस का मैच्योरेशन होना. फॉर एग्जांपल लोअर लिम्ब में लेग्स है. अब फंक्शंस क्या, उसमें मसल्स भी है, तो मसल्स वहां पर थाइस की मसल्स है, लेग्स की है, फुट की है. तो जो मसल्स का फंक्शन है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन. तो कहने का मतलब है कि लेग्स के मूवमेंट ये उनके फंक्शन है. मैंने क्या बोला, लोअर लिम्ब की मसल्स का फंक्शन. अब कई मसल्स नी जॉइंट पर काम करती है, कई मसल्स एंकल जॉइंट पर और कई मसल्स हिप जॉइंट पर. तो उनका मैच्योरेशन होना, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो लेग्स की मसल्स है वो इतनी मैच्योर नहीं है कि आप कह सकते हो कि पैर के मूवमेंट को और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि बॉडी के वजन को, पोस्चर को मेंटेन कर सके, पोस्चर को. अब एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल इतनी मैच्योर नहीं है. मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैच्योर बिल्कुल नहीं है, पर जन्म के समय का मैच्योर होती है. पर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बैठता है, बड़ा होता जाता है उम्र के साथ, तो आप कह सकते हो इन फंक्शंस का मैच्योरेशन होता जाता है ना. और फिर एक स्किल्स एक्वायर होती है. स्किल्स एक्वायर का मतलब है एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स. अब उसी पैर से वो खड़ा हो सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है, उतर सकता है, ट्राईसाइकिल चला सकता है, साइकिल चला सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, और तो और वेरियस स्किल. फुटबॉल को इधर से घुमा के गोल, है ना, गोलकीपर के लेफ्ट साइड से गोल, है ना, और आप कह सकते हो गोलकीपर के सिर के ऊपर से गोल, अगर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है. सो मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल. अब वो तो चलो कोई बात नहीं, फुटबॉल की तो बात हम अलग करते हैं, पर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, ताकि वो अपने रोजमर्रा के काम कर सके, ऑफिस जा सके, आ सके, साइकिल चला के, है ना. आप कह सकते हो ये तो मैंने केवल एक लेग का बताया, बाकी हम धीरे धीरे सारे ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, इनका डेवलपमेंट हम देखेंगे, है ना. सोशल स्माइल वगैरह, लैंग्वेज, इनका 4-5 पैरामीटर उसके हम डेवलपमेंट देखेंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई वांट टू डिफाइन वन मोर टाइम. दिस इज द डेफिनेशन यू मस्ट रिमेंबर. हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म डेवलपमेंट? आप कैसे डिफाइन करेंगे? डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज मैच्योरेशन ऑफ functions and acquisition of various skills that are required for optimal functioning of an individual. It is defined as development. The maturation and myelination of the nervous system reflected in attainment of developmental milestones. आगे लिखिए आप, यस, आगे आप एक बिंदु लिखिए, पॉइंट लिखिए. The maturation and myelination of the nervous system is reflected in attainment of various developmental milestones. कहने का मतलब मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. जब नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन होता है, माइलिनेशन, है ना, यानी नर्वस सिस्टम माइलिनेशन का मतलब है कि जब नर्वस सिस्टम का माइलिनेशन हो जाए नर्व फाइबर का, तो इसका मतलब वो फाइबर मैच्योर है और इंपल्सेस को कंडक्ट कर सकते हैं. इज रिफ्लेक्टेड, देखा जा सकता है, इन अटेनमेंट ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. कहने का मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, और आप कह सकते हो डेवलपमेंट हो रहा है. तो अगर नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है तो माइलस्टोन गेन करता जाएगा. जैसे कि 2 साल पर अगर मैं फाइन मोटर की बात करूं, आप कह सकते हो 3 साल पर वो सर्कल बना सकता है, 4 साल पर आप कह सकते हो 3.5-4 साल पर वो आप कह सकते हो चतुर्भुज क्वाड्रेंगल बना सकता है, और 5 साल पर वो ट्रायंगल बना सकता है. तो अगर वो 3 साल पर सर्कल बना रहा है, उसको आपने पेन थमा दिया, 4 साल पर क्वाड्रेंगल बना रहा है, लगभग 4 साल पर, है ना, और अगर 5 साल पर ट्रायंगल बना रहा है, तो हम सोचेंगे कि भाई उसके नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन प्रॉपर हो रहा है और उसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन अटेन होते हैं. डेफिनेशन के बाद हम डेवलपमेंट के रूल्स देखेंगे कि डेवलपमेंट के क्या क्या रूल है. डेवलपमेंट के कुछ रूल्स हैं. फॉर एग्जांपल पहला रूल है, सो हेडिंग आप डाल सकते हो, रूल्स ऑफ डेवलपमेंट. और ये सभी बच्चों पर लागू होते हैं कि जो चिल्ड्रन जिनमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो सभी बच्चों पर लागू होते हैं. पहला रूल है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रोसेस. सतत प्रोसेस का मतलब है कि जब बच्चा अपनी मां की कोख में रहता है, यूट्रस में रहता है, वहीं से डेवलपमेंट की प्रोसेस चालू हो जाती है, यानी फंक्शनल मैच्योरेशन चालू हो जाता है, क्योंकि डेफिनेशन आपको बताती है फंक्शनल मैच्योरेशन. और डेवलपमेंट यूट्रस के इंट्रायूट्राइन लाइफ से चालू होकर और जन्म के बाद तक चलता रहता है, और एक निश्चित ऑर्डर में रहता है, इन ए आप कह सकते हो सर्टेन ऑर्डर, किसी निश्चित ऑर्डर में रहता है. फॉर एग्जांपल पहले ऑफ कोर्स नेक होल्डिंग आती है ना, फिर बच्चा आप कैसे रोल ओवर मूवमेंट आते हैं, है ना, सिटिंग मूवमेंट आते हैं, यानी बच्चा बैठ सकता है विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, खड़ा हो सकता है. तो एक निश्चित ऑर्डर है. तो कंटीन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रोसेस है. बोलो यस और नो. डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रोसेस है, और इट स्टार्ट इन यूट्रस, है ना, आप कह सकते हो कि इट स्टार्ट इन इंट्रायूट्राइन लाइफ. स्टार्ट डेवलपमेंट की बात चल रही है, डेवलपमेंट स्टार्ट इन इंट्रायूट्राइन लाइफ एंड प्रोग्रेस कंटिन्यूज और प्रोग्रेसेस इन ऑर्डरली मैनर, एक निश्चित ऑर्डर में, इन अ सर्टेन ऑर्डर, एक निश्चित ऑर्डर में, सर्टेन ऑर्डर. और यहां पर मैं यहां पर लिखना चाहूंगा अंटिल मैच्योरिटी, जब तक मैच्योरिटी, फुल मैच्योरिटी नहीं हो जाए, अंटिल मैच्योरिटी जब तक बच्चा बिल्कुल फंक्शनली मैच्योर नहीं हो जाए. मैंने आपको बताया नेक होल्डिंग, रोलिंग ओवर मूवमेंट, उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है विदाउट, पहले विद सपोर्ट, फिर विदाउट सपोर्ट, फिर खड़ा होना सीखता है,
विदाउट विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट, है ना, चलना सीखता है विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट, एक निश्चित है। नाउ आगे दूसरा आपका ये है कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। डिपेंड्स ऑन फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, मैच्योरिटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यू कैन से पेरिफेरल भी, तो आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम। यस, पर मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिपेंड करता है। देखो भाई, डेवलपमेंट के लिए अगर कोई स्किल एक्वायर करनी है तो दो चीजें जरूरी है, एक तो नर्वस सिस्टम का मैच्योरेशन, क्योंकि नर्वस सिस्टम का मैच्योरेशन होगा तभी मसल्स का यानी मोटर एक्टिविटी आएगी। दूसरा आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी जरूरी है, दो चीजें जरूरी है। आप कह सकते हो कि एक तो आपको चाहिए डेवलपमेंट के लिए फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस, और दूसरा चाहिए आपको फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस के अलावा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस का मतलब क्या है? हो सकता है बच्चा जब अपनी माँ की कोख में था तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, उसका आईक्यू लेवल सही था, पर उसके बाद आपने उसको कभी प्रैक्टिस के लिए कुछ टास्क दिया ही नहीं, है ना। जब आप याद करो अपने बचपन के दिन, जब आप लिखना सीखते हो, तो जब आपकी माँ आपके पिताजी आपको लेके बैठते थे और थप्पड़ मार मार के, हाँ मुझे पता है कहीं तो बिल्कुल ऐसे नहीं सीखे, लिख ऐसे लिख, देख कैसे बनाते हैं, या ए देख ए कैसे बनाते हैं, मैं तुमको ए बनाना सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए ऐसे बनाते हैं, पहले आपको ऐसे करना है, यानी एक यूं, फिर उसके बाद इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाओ, है ना। स्टेप पे यहाँ से लेकर इसको वापस यहाँ तक लाओ, है ना। चौथी स्टेप में स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, दैट्स गुड। प्रैक्टिस, फिर आप कह सकते हो लुक एट दिस, ओके, फिर उसके बाद इसको यहाँ से लेकर, और मैं ए बनाना सिखा रहा हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लेके आइए, है ना, और यहाँ तक, और लास्ट में फिर इसको यहाँ ले जाइए। तो स्टेप बाय स्टेप होता है ये पूरे चारों स्टेप पे ए बनाने की, यानी ए बनाने। तो अगर आप फिर आपको होमवर्क दिया जाता है स्कूल में भी या घर पे भी, आप लिख के बता 100 बार 10 बार 20 बार, तो प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बच्चे को प्रैक्टिस करवाई ही नहीं तो वो जिंदगी में ए लिखेगा ही नहीं। या यूं समझो कोई फ्रेंच लैंग्वेज, अगर आपको इंटेलिजेंट है, हो सकता है आप में से कोई फर्स्ट रैंक कर रहा हो अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, पर आपने कभी प्रैक्टिस की नहीं फ्रेंच लिखने की, तो आप फ्रेंच लिख नहीं पाओगे। सो कोई भी स्किल, क्योंकि लैंग्वेज भी एक स्किल है, कोई भी स्किल एक्वायर करने के लिए दो चीजें जरूरी है, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस, एंड प्रैक्टिस। दूसरा, अगर फंक्शनल मैच्योरेशन कैसे रोल प्ले करती है, अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा है और उसका जो सीएनएस है वो लेस डेवलप होता है, आप जानते हैं मेंटल रिटार्डेशन, तो अगर लेस डेवलप है, लेस मैच्योर, फंक्शनली मैच्योर कम है, तो उसको कितनी भी प्रैक्टिस करवा लो ए लिखने की, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है 30-40, तो ए लिख ही नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कांट से, आप ये नहीं कह सकते हो कि फंक्शनल maturity of nervous system itself plays a great role in developmental phases or stages, or you can say that to achieve a milestone achieve करने के लिए functional maturation नहीं, दोनों चीजें चाहिए, प्रैक्टिस भी, और आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, फंक्शनल मैच्योरेशन। तीसरा जो आपका काम का इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है कि एक जो सीक्वेंस होता है वो इक्वल होता है, सब में सेम होता है। तो तीसरा बिंदु, इसको तो मिटा देते नहीं तो तुम लिखना सीख जाओगे। तीसरा है आपका, लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरा बिंदु है सीक्वेंस रिमेन्स सेम, सीक्वेंस सीक्वेंस इज सेम, सीक्वेंस सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इससे क्या सीखे, पहले बच्चा बेबल करना सीखता है, इसका मतलब आप क्या सीखे, फॉर एग्जाम्पल पहले बच्चा बेबल करना सीखता है, बेबलिंग बेबलिंग, उसके बाद फिर स्पीक इन वर्ड्स, फिर शब्दों में बोलना सीखता है, स्पीक इन वर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है कि पहले बच्चा बा माँ, है ना, और आप ध्यान रखो कभी, बेबलिंग कब होती है, 6-7 महीने पर, लगभग 6-7 मंथ पर, जब बच्चा 6-7 महीने का होता है। तो आपने कभी 7 महीने के बच्चे को देखना, 6-7 महीने को, तो अपने आप ही बेड पे लेटे हुए, है ना, अपने पालने में लेटे हुए यूं करता रहता है, और बाद में 12-13 मंथ पर जब बच्चा लगभग 1 साल का हो जाता है और लिटिल बिट मोर, तो आप कह सकते हो वहां पर फिर वो एक शब्द बोल सकता है ना, स्पीक इन वर्ड्स, यानी 1-2 शब्द बोल सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले 1-2 शब्द बोल दे, है ना, चाचा मामा, है ना, ऐसे पहले बेबल करता है डायरेक्ट। कभी भी बच्चा पहले जो तो सेम जैसे बाबा मामा, तो डायरेक्ट बाबा मामा चाचा ऐसे नहीं बोलता है, पहले बाबा बाबा मम ऐसे बोलता है। अरे बोलो तो सही। दूसरा, फॉर एग्जांपल, पहले बच्चा बैठना सीखता है सिर्फ, उसके बाद बच्चा खड़ा होना सीखता है, यानी आप कह सकते हो पहले बैठना सीखता है देन स्टैंड, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो स्टैंडिंग, पहले सिटिंग, यानी पहले बच्चा बैठना सीखता है उसके बाद स्टैंडिंग। सो यू कैन कॉल इट दैट सीक्वेंस रिमेन सेम, और ये केवल हर बच्चे में, केवल एक बच्चे में नहीं, हर बच्चे में यही सीक्वेंस रहता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, पहले बेबलिंग आती है उसमें, उसके बाद उसमें आप कह सकते हो कि स्पीकिंग
वर्ड्स में बोलना सीखता है। चौथा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोग्रेस है डेवलपमेंट की, वो सिफेलोकोडल, ऑर्गेनोटेट एंड प्रोक्सिमल टू डिस्टल। चौथी है, आप कह सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर 4। ओके, जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट होता है, तो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस रहती है, प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, बोलिए सुनो, प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स, डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस रहती है वो सिफेलोकोडल, यस यस यस, सिफेलोकोडल आप कह सकते हो, यानी आप इसको हाईलाइट करना चाहे, प्रोग्रेस इज सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल एंड आप कह सकते हो प्रोक्सिमल टू डिस्टल, प्रोक्सिमल टू डिस्टल, प्रोक्सिमल टू डिस्टल। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद सब है। सिफेलोकोडल का मतलब है कि पहले बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेड का होता है, फिर नेक की मसल्स का होता है ना, यानी नेक होल्डिंग आती है, रोलिंग, फिर बैक की मसल्स का, है ना, यानी आप कह सकते हो ट्रंक की मसल्स का होता है, फिर बैठना सीखता है। तो कहने का मतलब सिर से लेकर और पांव तक डेवलपमेंट होता है, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट, हेड टू, जो ये सीक्वेंस होगा, सिफेलोकोडल का मतलब है फ्रॉम हेड टू लोअर लिम्स, फ्रॉम हेड टू लिम्स, हेड से लेकर और लिम्स तक होता है। जबकि प्रोक्सिमल टू डिस्टल का मतलब है कि बच्चे का पहले, अगर मैं हाथ की बात करूं तो पहले हथेलियों की मसल्स फंक्शनली एक्टिव होती है, मैच्योर होती है, फिर फिंगर्स की, जो फिंगर्स को मूव करवाती है, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है, यानी अगर उसकी एज कम है, तो पहले कोई भी चीज को गंदे तरीके से पकड़ेगा, पामर ग्रेस जिसको बोलते हैं, फिर बाद में पेन की तरह पकड़ेगा, पिंसर ग्रेस, है ना, आप कह सकते हो। तो हेड टू आप कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो इसमें ये लिख सकते हो प्रोक्सिमल टू डिस्टल का कि जो पामर ग्रेस अकर्स एट फर्स्ट एंड देन आप कह सकते हो कि आपका होता है फिंगर मूवमेंट, बोलो यस और नो। तो पहले पामर ग्रेस, या हैंड कंट्रोल इज अटेन फर्स्ट, हैंड कंट्रोल, हैंड कंट्रोल पहले आता है एंड देन फिंगर कंट्रोल, और फिर फिंगर कंट्रोल आता है, फिंगर कंट्रोल, हाँ या ना, तो पहले हैंड कंट्रोल आता है, फिर फिंगर कंट्रोल आता है। तो ये चौथी आपका हो गया कि प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट इज सिफेलोकोडल, आप कह सकते हो कि सिफेलोकोडल रहेगा एंड प्रोक्सिमल टू डिस्टल। जो पांचवा आप इसमें देखेंगे वो आपका है लेडीज एंड जेंटलमैन कि रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो पहले जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो पहले थे वो डिसअपीयर होते हैं, बाद में आप कह सकते हो कि रिलेवेंट माइलस्टोन आता है। फॉर एग्जांपल, अगर पामर ग्रेस बच्चे का है तो पहले पामर ग्रेस जाएगा, तभी प्रिंसर्स ग्रेस या वॉलंटरी ग्रेस पाएगा। तो पांचवा जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आपका पांचवा आपका जो रूल होगा वो रूल ये है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस have to be lost before relevant milestones are attained. So let it be fifth अगर हम लिखें, that's good. Primitive reflexes have to be lost. Primitive reflexes have to be lost
have to be lost before primitive reflexes have to be lost before relevant milestones are attained. relevant milestones are attained. milestones are attained कि जब milestones attain होते हैं उससे पहले, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं, फॉर एग्जांपल palmar grass has to be lost before relevant milestone, आप कह सकते हो हैंड कंट्रोल आता है या फिर हम वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं हाथों का, उससे पहले फॉर एग्जांपल कि आपका जो palmar grass पे lost है ना, देन आपका वॉलंटरी कंट्रोल अपीयर्स, देन वॉलंटरी कंट्रोल अपीयर्स, वॉलंटरी कंट्रोल अपीयर्स। तो ये आपका पांचवा रूल हो गया। छठा रूल हो गया कि जो डिसऑर्गेनाइज मास एक्टिविटी है वो रिप्लेस हो जाती है एक स्पेसिफिक एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप 5-6 महीने के बच्चे को कोई चीज दिखाएं तो दिखाने के बाद वो रोता है, हाथों को यूं करता है, बोल तो पाता नहीं है पर रोता है। जैसे आपने बोल दिखाई 5-6 महीने के बच्चे को, 6-7 महीने के बच्चे को आपने बोल दिखाई, कोई खिलौना दिखाया जो भी है, तो उसको लपटने की कोशिश करता है ना, और हाथ पैरों को हिलाता है। अगर वो बेड पे लेटा हुआ तो अगर आपने गोद में ले रखा तो हाथों को हिलाता है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे दे दे, कहना चाह रहा है। बाद में अगर वही 3-4 साल का बच्चा हो, 2 साल से बड़ा हो, 2 साल से बड़ा हो, ढाई 3 साल का, 3-4 साल का, तो अगर आप उसको गेंद दिखाओ या कोई भी खाने की चीज दिखाओ तो प्यार से बोलेगा, पहले तो स्माइल करेगा और प्यार से बोलेगा मुझे भी दे दे। अरे बोलो तो सही। सो रूल नंबर 5 says disorganized mass activity is gradually replaced by specific action. Rule number 6 says disorganized mass activity disorganized mass activity is gradually replaced by specific actions. समझ आ गया? मैंने आपको बेस्ट बता दिया है कि अगर आप 3-4 महीने 5-6 महीने बच्चे को खिलौना दिखाएंगे तो आप कह सकते हो कि पहले हाथों को, है ना, हो सकता है रोए भी, हाथ पैरों को हिलाए, पर वो बोल नहीं सकता। पर अगर आप 3-4 साल के बच्चे को, 2 साल से बड़ा है, 3 साल का है, उसको दिखाएंगे, अब वो मैच्योर हो गया, समझदार। आप कहते हैं ना मैच्योर, हाँ, बचपन में आप अपने भाई बहनों से कोई भी चीज के लिए लड़ लेते थे, नहीं, है ना, और आज अगर आपका भाई कोई भी चीज लेता है, आपकी बहन कोई भी आपसे, फॉर एग्जांपल अगर बैग की बात करो, बैग के लिए लड़ लेते थे पहले। आप जब छोटे थे तो आपका मैच्योर ब्रेन थोड़ा कम मैच्योर था, मैच्योरिटी कम थी, बैग नहीं, ये बैग तो मेरा है। और आज अगर आपका बैग आपका बड़ा भाई या बहन ले जाए तो आप गर्व से कहोगे ले जाओ, कोई बात नहीं, बल्कि आज तो इतनी मैच्योरिटी आ गई है, कोई बात नहीं, मेरे को तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो मोबाइल में आजकल जो हमारी ई लेक्चर्स है, ऑनलाइन क्लासेस सुनता हूं, तो मुझे कितनी मैच्योरिटी आ गई है। सेम थिंग अपीयर्स। अरे बोलो तो सही। तो ये रूल्स थे डेवलपमेंट के। लेट्स हैव रिवीजन, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ डेवलपमेंट। यू मस्ट रिमेंबर, पहला, इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये एक सतत प्रोसेस है। इंट्रायूटाइल लाइफ, जन्म से पहले ही ये चालू हो जाती है, स्टार्ट इन इंट्रायूटाइल लाइफ एंड प्रोग्रेसेस इन ए सर्टेन ऑर्डर अंटिल मैच्योरिटी, जब तक मैच्योरिटी, फुल मैच्योरिटी नहीं हो जाए तब तक ये चलती रहती है। हाँ, जैसे सफलता भी तो सतत प्रोसेस है। जब आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया होगा, जीएनएम में एडमिशन लिया होगा, तो आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू कर दिया, सब्जेक्ट पढ़ी, कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान आया, सेकंड ईयर में और पढ़े, फर्स्ट ईयर की नॉलेज को सेकंड ईयर में बढ़ाया, सेकंड ईयर की नॉलेज को थर्ड ईयर में बढ़ाया, थर्ड ईयर की नॉलेज को फोर्थ ईयर में बढ़ाया, 4 सालों में आपकी नॉलेज हो गई, फिर आपने कोचिंग लिया, इस एप्लीकेशन के द्वारा पढ़ रहे और ज्ञान बढ़ा, फिर आपकी नौकरी लग गई, फिर नौकरी लगने के बाद अब नहीं बढ़ाओगे ज्ञान, मुझे पता है, नौकरी लगने के बाद तो आपका ज्ञान तेजी से गिरता है, क्योंकि अब नौकरी तो लगेगी, किताबों को दूर फेंकते हो। हाँ, अगर आपकी मनचाही मंजिल मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। तो सफलता एक सतत प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। सक्सेस इज कंटीन्यूअस प्रोसेस, जस्ट कीप वर्किंग। आप जो आज पढ़ रहे हो वो कल काम आएगा, कल पढ़ रहे हो वो धीरे धीरे नॉलेज यूं बढ़ती जाएगी। बोलो यस और नो? तो वही बात है, डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। रूल नंबर 2, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर आईक्यू लेवल नहीं बढ़ेगा तो आपका डेवलपमेंट, आपके माइलस्टोन आपको अचीव नहीं होंगे। मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। फिर मैंने बोला ना केवल मैच्योरिटी, बट मैच्योरिटी एज वेल एज प्रैक्टिस, दोनों बातों पे डिपेंड करता है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप किताबें खोल के पढ़ते ही नहीं हो तो फिर क्या पास होंगे? तो पढ़ना तो जरूरी है, प्रैक्टिस, रिवीजन जरूरी है। हाँ, अगर आपका आईक्यू लेवल कमजोर है तो आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लो, खूब पढ़ लो, आपके दिमाग में नहीं जाता, मेमोरी में नहीं जाता है, तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो दोनों चीजें जरूरी है, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस यानी आईक्यू लेवल एंड एज वेल एज आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तीसरा, सीक्वेंस इज सेम। हर बच्चे में सेम सीक्वेंस होता है। पहले बच्चा बैबलिंग करना सीखता है, बाबा बाबा बाबा, उसके बाद बोलना सीखता है ना, बाबा मामा चाचा, फिर सिटिंग। अच्छा, हालांकि बात वही है, वो बोलने को तो बाबा 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 2-3 बार बोल दिया, पर तुम तो ये भी कह सकते हो बाबा तो उसने पहले बोल दिया, पर वो परफेक्टली नहीं बोला, बस वो बैबलिंग कर रहा था। लास्ट में जमा के बोलता है बाबा चाचा। सिटिंग, पहले बैठता है, बाद में स्टैंडिंग, फिर खड़ा होना सीखता है। चौथा, प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट इज सिफेलोकोडल। प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट इज सिफेलोकोडल, यानी आप कह सकते हो सिर से लेकर पांव तक और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। क्या पहले हैंड कंट्रोल आता है, उसके बाद फिंगर कंट्रोल, यानी फिंगर कट। ऐसा मत कर देना कि आप अपने बच्चे को 1 साल के बच्चे को, चलो 1 साल तो खैर हो गया, अब 6 महीने 7 महीने के बच्चे को कहते पेन पकड़ के लिख, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। पहले हाथों का कंट्रोल होता है, पामर ग्रेस हम पढ़ेंगे, देन पिंसर ग्रेस यानी फिंगर पे कंट्रोल होता है, यानी पहले फ्रॉम हेड, फिर उसके बाद अगर आप इसको लिखना चाहो तो फ्रॉम हेड देन लिम्स, पहले हेड देन लिम्स, लिम्स कंट्रोल होता है। लिम्स में आपका अपर लिम्स, लोअर लिम्स ये हो गया, तो सिफेलोकोडल। पांचवा रूल नंबर, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैव टू बी लॉस्ट, यानी जो पहले रिफ्लेक्स अटेन हुए थे वो जाएंगे, बाद में रिलेवेंट जो माइलस्टोन है, परमानेंट यानी जो माइलस्टोन अटेन करना है वो आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है पामर ग्रेस, जो पहले आया था वो चला जाएगा, बाद में पिंसर ग्रेस पाएगा या वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ फिंगर्स और हैंड आएगा, जब आप खुद कंट्रोल कर पाएंगे। छठा, डिसऑर्गेनाइज्ड मास एक्टिविटी इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक एक्शन। डिसऑर्गेनाइज्ड मास एक्टिविटी कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया है, दैट्स गुड, कि जब 5-6 महीने के बच्चे को आपने बोल दिखाई, कोई खिलौना दिखाया तो बच्चा रो रहा था, हाथ पैर झटपटा रहा था, जैसे कि वो उस चीज को, उस खाने की चीज को मांगना चाह रहा हो या खिलौने को मांगना चाह रहा हो। आप समझ भी जाते हैं, लेकिन वो बोलता नहीं है कि मुझे दे दे, क्योंकि अभी उसका मैच्योरेशन नहीं हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन 3-4 साल के बच्चे को दोगे इसमें डिसऑर्गेनाइज में, तो 3-4 साल के बच्चे को आप देंगे, कोई भी खिलौना दिखाएंगे दूर से तो भागेगा नहीं, झटपटाएगा नहीं, हो सकता है प्यार से बोले। हाँ, बच्चों की खास बात है, अगर आपसे कोई चीज लेनी हो तो पहले तो प्यार से मुस्कुरा देते हैं और प्यार से बोले मुझे दे देना, मुझे भी दे दे। तो डिसऑर्गेनाइज मास एक्टिविटी